अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। दुनिया भर में किसी भी मुल्क की आर्मी चीफ की तैनाती मामूल की खबर होती है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मौजू इस वक्त सबसे बड़ा इशू है और इस इशू पर हर तबका अपने अपने अंदाज में सोच रहा है, कयास आराइयां कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हो या सोशल मीडिया हो, खबरों, तज्जियों और अफवाहों से भरा पड़ा है, लेकिन ये तैनाती ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सवाबदीद होने के बावजूद इस हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने लाई जा रही हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इस तैनाती से अपना सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता किए हुए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम सियासत इसी तैनाती के गिर्द घूमती दिखाई देती है और अब ये चंद दिनों का मामला है और शायद 25 नवंबर तक ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक वो पहुंच जाए, जिसकी तस्दीक आज खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी की है। लेकिन उन्होंने साथ में वज़ीर आज़म हाउस में समरी मौसूल होने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि समरी वजारत आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से तरीक़ाकार का आगाज़ हो गया है और ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से डिफेंस मिनिस्टर ने 24 न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, गुज़श्ता 75 सालों में कभी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी को सियासी जलसों में मौजूए बहस नहीं बनाया गया, मगर ये साबिक वज़ीर आज़म का क्रेडिट है कि उन्होंने हुकूमत के जाने के दुख में इस अहम तरीन इदारे के सरबराह को हर मुमकिन तौर पर मुतनाज़ बनाने की कोशिश की और पूरे इदारे पर इल्ज़ामात की बौछार भी की। इमरान खान अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस अहम ओहदे के उम्मीदवार को मुतनाज़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं। ये और बात है कि उनकी तमाम तर कोशिशें रायगा जाती दिखाई देती हैं, जिसके बायस आजकल वो इस मामले से भी यू टर्न लिए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि इस तैनाती से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो साथ ही इस्टेब्लिशमेंट के दोबारा सियासी किरदार के हामी भी दिखाई दे रहा है। यू टर्न को अपनी सियासी हिकमत अमली की बुनियाद पर करार देने वाले इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद 2 बयानिए तश्कील दिए, एक अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम कि उन्होंने पीटीआई हुकूमत को हटाने में अपोजिशन की मदद की। तहम पिछले हफ्ते उन्होंने बड़े आराम से अपने दोनों बयानिए बदल लिए हैं। इमरान खान ने हफ्ते के रोज लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए कहा कि चलिए मान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत हटाने की साजिश नहीं की, लेकिन वो उन्हें हुकूमत से हटाने की कोशिश को रोक तो सकते थे। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को जो हतफ़े तनकीद बनाया हुआ था, इससे यू टर्न कैसे लिया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। चले मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी, क्या इनका माजी नहीं। अब इमरान खान इल्तिजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं इस्टेब्लिश के उस वक्त आप अगर मुलविस नहीं थे तो आप रोक तो सकते थे। अब यहाँ सवाल ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये काम है कि वो किसी हुकूमत को गिरने से रोके। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत गिरने के दौरान गैर जानिबदार रही तो पाकिस्तान का आइन तकाजा भी तो इसी का करता है। फिर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर बदतरीन इल्जामात क्यों लगाते रहे? बड़ा सादा सा सवाल है। किसी पर बड़े से बड़ा इल्जाम लगाकर कुछ अरसे बाद वो इल्जाम वापस ले लिया जाए तो क्या इल्जाम लगाने वाले को उसकी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? इमरान खान इल्जामात से यू टर्न तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में हुकूमत पर आर्मी चीफ की तैनाती से दबाव डालने से भी पीछे हट चुके हैं। ख्वाहिशात की तकमील ना होने पर वो हुकूमत को कोस तो जरूर रहे हैं, लेकिन साथ में वो इदारों पर तनकीद से एकदम पीछे हटते हुए वजाहती बयान भी दे देते हैं। यानी एक तरफ वो मुतनाज़े बनाते हैं इस अपॉइंटमेंट को, हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाते हैं, लेकिन साथ ही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इसका इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जरा वो भी आपके सामने रखते हैं कि कैसे डिस्क्लेमर दिए जा रहे हैं। आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं, जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है। मेरे ऊपर भी 1-2 इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए। अब इमरान खान अपनी जमात के कप्तान है और इत्तेहादी भी उनकी बात मनोवन मान रहे हैं, और जब ये बयानिया इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बढ़ाने को है तो वो इत्तेहादी जो इमरान खान पर हुए कातिलाना हमले का पर्चा कटवाने में भी पसो पेश से काम ले रहे हों, वो भी यकजुबान हो रहे हैं। नायब सदर तहरीक इंसाफ भी इमरान खान के बदले बयानिए के मुताबिक ही यू टर्न ले रहे हैं और अब वो भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो उनके कप्तान इमरान खान कह रहे हैं। उनका भी मानना है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ से मुतालिक समरी नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर ऐसी कोई बहस नहीं हो रही। इमरान खान भी कह चुके हैं कि हमें किसी के आर्मी चीफ बनने पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान के बदले रवैये पर इंतहाई खुशी का इजहार किया है। वो भी मीडिया को बता रहे हैं कि इमरान खान किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे।
इसलिए इमरान खान की बयान का हवाला भी दे रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया है कि हमला हो या मेरी हुकूमत ख़त्म करने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या इरादा रखते हैं और किन तासुरात का इजहार करते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या कहते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी का बयान चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्दअमल महसूस होता है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा ने ना सिर्फ सदर ममलिकत के ऑफिस को सियासी बनाने पर जो है वो सवाल उठाया था, उस पर तनकीद की थी, बल्कि सारे के सारे अमल को जिस तरह से मुतनाज़ बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने खुलकर राय का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था वो भी आपके सामने रखता है। खान साहब के इस वक्त और खान साहब के जो बैकर्स है उसका मतलब क्या है? उनका मतलब है कि ये कानूनी आईनी प्रोसेस को मुतनाज़ा किया जाए, इस पे सियासत खेला जाए। तो मेरा खान साहब से मुतालबा है कि आप ऑपोजिशन में हो, आपका सियासत करना आपका हक है, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करने दें, इस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें आईनी और कानूनी तरीके से। दूसरी जानिब इमरान खान के बदलते रवैये और साथ में उनके बैकडोर मुज़ाकरात के एतराफ़ ने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। कयास आराइयों और अफवाहों का बाजार गर्म है कि इमरान खान के नर्म रवैये लॉन्ग मार्च की टाइमिंग के लिहाज से मजीद लॉन्ग करने के पीछे कोई वजह है। क्या सराइयां की जा रही है कि सदर ममलिकत और इसहाक डार की मुलाकात में डेडलॉक पर कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। इमरान खान को मुबैना तौर पर यकीन दहानी करा दी गई है कि हम तैनाती के बाद इंटरिम सेटअप का क़याम और जल्द इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम की बातें भी की जा रही हैं और इन बातों को तक़वियत शेख रशीद के बयान से मिलती है। शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें हैं जिनको इमरान खान कबूल नहीं करेंगे और हमारा मुतालबा एक ही है कि जल्द साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाए। शेख रशीद जो इमरान खान के हम इत्तेहादी हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पिंडी पे अफवाहें हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लंबी लाई जा सकती है, ये इमरान खान को कबूल नहीं होगी। सवाल यह है कि हकीकत में कोई बैकडोर मुज़ाकरात अभी भी जारी है या सब अफवाहें हैं। इमरान खान के बदले रवैये की वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या है? क्या इमरान खान को कोई यकीन दहानी वाकई करा दी गई है या मामला कुछ और है? बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान और सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, साइफर और अमरीकी साजिश बयानिए पर यू टर्न लेने के बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद से भी यू टर्न ले लिया है, इसके पीछे क्या है? बहुत अच्छी बात है मेरा ख्याल है। तो इस पे तो हमें एक तो खुशी का इजहार करना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर तो कहीं भी नहीं पहुंचते। मैं तो खान साहब को पहले दिन से जब से मुलाकात हुई है मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, माजी के एक्सपीरियंस से 35 साल की सियासत से जो सीखा है, जिन जिन ने झगड़ा किया है नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ और आखिर में कोई बीच का रास्ता जब भी निकला है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत करके निकला है। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, मेरा ख्याल है ये किया। और साइफर के बारे में तो जो उनका बयानिया था वो उन्होंने दे दिया, लेकिन जो बात उन्होंने बज़ाहिरन कही है वो ये कि अमेरिका से उनका कोई झगड़ा नहीं है, ना ही वो झगड़ा करना चाहते हैं। ये बात जो हुई थी वो उस पर उन्होंने अभी भी कहा है कि ये गलत हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। और हमारे 3 दफ़ा तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से गुजर चुकी है वो। एजाजुल हक साहब, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से जो हमने अज्यूम किया, बल्कि अज्यूम क्या करना है, वो तो बड़ा अपेरेंट था और बड़ा एविडेंट था कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा राइवल अगर कोई था तो वो इस्टेब्लिशमेंट थी। ऐसे नहीं होता कि आप मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, न्यूट्रल्स और फिर जानवर तक कह दें, मीर जाफर का जो कॉनोटेशन है वो भी इस्तेमाल कर लें। तो ये बड़ी अचंभे की बात है। आपने कहा कि अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकले। ये बीच का रास्ता क्या निकल रहा है सर? बीच का रास्ता ये निकल रहा है कि एक पॉपुलर जमात है, एक पॉपुलर लीडर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने जमहूरियत को कायम रखना है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे चलाकर इलेक्शंस करवाने हैं, चाहे आप करवाएं चाहे बाद में करवाएं, लेकिन इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। और उन इलेक्शंस में आपको पता है कि मतलब मुकाबला तो होगा, लेकिन हर किसी को उस प्रोसेस के अंदर रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कुछ बातचीत भी हो रही थी, कुछ बातचीत हो रही है और कोई बीच का रास्ता भी निकल आएगा बहुत जल्दी मेरा ख्याल में। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि वो तैनाती को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी कहा कि समरी मेरे पास आएगी, मैं दस्तखत कर दूंगा। तो ये जो स्टेप बैक किया है, ये जो पीछे हटे हुए दिखाई दे रहे तैनाती के मामले से भी, आप ये कहते हैं कि ये किसी ना किसी डील से मशरूत है, किसी ना किसी या कह लिए डायलॉग से मशरूत है, कोई भी नाम दे दें। तो ये क्या एजेंडा क्या है इसका और ये किससे हो रही है, इसमें कौन किरदार अदा कर रहा है? देखिए, बात रियलाइजेशन की है
रियलाइजेशन की बात यह है कि ये एक आईनी तैनाती है और आइन के मुताबिक जो प्रोगेटिव है वो प्राइम मिनिस्टर का है और मतलब वो मशवरा जिससे मर्जी करें लेकिन इसका तमाशा ना बनाएं, जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल में बनाया हुआ है कि लंदन यात्रा हो रही है और वापस आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं और एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बड़ी एक खूबसूरती के साथ ये कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं वो तो कोई इसमें अपना हिस्सा डाल नहीं सकते। इजाजुल हक साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब का तो मसला ये था, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब तो ये तैनाती कर ही नहीं सकते क्योंकि इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है। फिर थोड़ा सा इसको उन्होंने टेम्पो को लोअर किया और उसके बाद कहा नहीं नहीं ये नवाज शरीफ के साथ कंसल्टेशन नहीं हो सकती, आसिफ अली जरदारी के साथ कंसल्टेशन गैर आईनी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्रिंसिपल पोजीशन उनकी थी या प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ था वो एकदम कैसे 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया, उसके ऊपर हुआ क्या है? बेटर सेंस, मेरा ख्याल है कि एक अच्छी सोच, एक विजनरी सोच, एक माहौल को बेहतर करने की सोच, एक आगे बढ़ने की सोच। आगे कैसे बढ़ रहे हैं, किसके साथ बढ़ रहे हैं, किन खतूत पर आगे बढ़ेंगे? देखें, खतूत पे तो माजी के अंदर जिस तरह बढ़ते रहे हैं, ये अब इमरान खान साहब कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा था, जो गुफ्तगू मतलब के माजी के अंदर ख्वाजा आसिफ से लेकर और मरीम नवाज तक और फिर नवाज शरीफ से लेकर परवेज रशीद तक जो गुफ्तगू हुई और जो मतलब मैं तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे अफवाज पाकिस्तान के बारे में, लेकिन आज वो ही वज़ीर दफ़ा है और आज उन्हीं की हुकूमत है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, मतलब अगर इंसान रियलाइज़ कर ले किसी वक्त भी तो अच्छी बात है। जो गुफ्तगू 14 मरतबा जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया था तो उस वक्त भी बड़ा एक गम और गुस्से का इजहार किया गया था। इजाजुल हक साहब, एक मुलाकात इसहाक डार साहब की सदर ममलिकत के साथ हुई और लगा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन को चैनल अब खुल गया है। इस वक्त इमरान खान साहब और हुकूमत के माबैन बराह रास्त बातचीत हो रही है? देखें, बराह रास्त तो मेरा नहीं ख्याल कि हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली आप जैसे कि इसहाक डार साहब का आपने कहा, वो नवाज शरीफ साहब के बड़े मतलब एक किस्म का एतमादी साथी हैं जिन पर वो एतमाद करते हैं। और अमूमन माजी के अंदर भी जब हम असेंबली में थे तो 60 कमेटीज़ थी जो कि इसहाक डार साहब जिनको लुक आफ्टर कर रहे थे और एक किस्म का बड़ा उन्होंने एक बर्डन उठाया हुआ था। तो उसी सिलसिले में मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात की है कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए, और वो एक समझदार सुलझे हुए इंसान है। मेरे ख्याल में वो समझते होंगे कि इस वक्त जो मईशत की हालत है, जो मुल्क का इस वक्त जो इकॉनमी हमारी जिस तरह से नीचे की तरफ जा रही है और बाकी मामलात जा रहे हैं, इसमें से बेहतरी का हल यही है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। और अगर जो सेंसिबल पॉलिटिशियंस हैं, जो जिद नहीं कर रहे, जो अपनी अना को पाकिस्तान से बालातर नहीं समझ रहे, उनको सबको यही सोच होनी चाहिए उनकी। देखिए, अब ये तो सबको पता है इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव है और इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा कि वो इलेक्शंस नहीं होने देना चाहते, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो क्या नवाज शरीफ साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्शंस से मुतालिक बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत सी और भी बातें हैं। इलेक्शंस तो एक इवेंचुअली हदफ है ना, उसके बावजूद बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं। और मेरा ख्याल है उनकी प्रेसिडेंट से जो मुलाकात हुई है ये एक बर्फ़ पिघलने वाली बात है, मैं समझता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता ही बर्फ़ पिघला करती है। बेहतर है कि ये आपस में कोई मामला तय कर ले, बजाय इसके कि कोई राहील शरीफ साहब वाला या काकड़ साहब वाला फार्मूला बीच में लाया जाए और फिर चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिशियंस के से बाहर जो है वो फैसले होने शुरू हो। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है वो, क्योंकि रिसेंट तो राहील शरीफ वाला मामला ही है ना। राहील शरीफ साहब उस वक्त भी उन्हें जो है इंटरवीन करना पड़ा जिस वक्त धरना जारी था। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान साहब की तो ये ख्वाहिश रही है कि जो गैर सियासी हो गए हैं या सियासत से दूर रखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करें, क्योंकि वो कहते हैं इस हुकूमत से तो वो बातचीत नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि इस हुकूमत के साथ कोई चैनल खुल गया है। लेकिन इसके अलावा क्या बात हो रही है? इलेक्शंस तो एक चलिए एजेंडा है, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, इलेक्शंस के अलावा और भी मतलब जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, अगर तो रास्ता इलेक्शंस का निकलेगा और कोई डेट तय हो जाएगी, फिर बाकी मामलात इलेक्शन कमीशन के हैं, EVMs के हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट्स के हैं, तरीक़ेकार के हैं, तो सारे मामलात जो है तय होंगे। क्या ये सारे मामलात जब तय हो जाएंगे और एक डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो मामलात तो जाकर आपको तय करने पड़ेंगे सारे असेंबली के अंदर।
तो वो असेंबली के अंदर जाकर आपको तय करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि ये कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो बीच का निकल आए। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है एजाजुल हक साहब, लेकिन बीच का रास्ता तो जाहिर है निकलेगा तो ही बात बनेगी। तो असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हो जाएगी तहरीक इंसाफ, आप ये कह रहे हैं? देखें, जब उन्होंने एक दफा कहा था कि अगर साइफर पे कमीशन बन जाए तो हम सोच सकते हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर दीगर मामलात इलेक्शंस के तय हो जाएं तो फिर भी वो सोच सकेंगे कि जाना चाहिए और वहां जाकर मामला तय करने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि असेंबली के बाहर तय नहीं हो सकती, वो असेंबली के अंदर तय होंगी, जो कि डिमांड्स हैं ज्यादातर। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि और वही डिमांड्स बेहतर है, उसकी लेजिटिमेसी है जो असेंबली के अंदर होंगी, पार्लियामान के अंदर होंगी, उसी में वजन भी होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि साइफर से मशरूत किया हुआ था इमरान खान साहब ने, फिर साइफर का मामला गोल हो गया, इस्टेब्लिशमेंट को जो तनकीद बना रहे थे वो भी मामला गोल हो गया, उस पर भी यू टर्न हो गया। तो फिर अब किस बात से मशरूत करेंगे असेंबली में जाने को? इलेक्शंस की डेट दें सबसे पहले तो। मैं समझता हूँ जो कि इस वक्त तनाज़ा बना हुआ है और जो लॉन्ग मार्च का की वजह बना हुआ है कि इलेक्शंस मेरा ख्याल है अगले 3 माह 4 माह में लाकर एक इंटरम गवर्नमेंट और उसके बाद इलेक्शंस का ऐलान करें। देखिए, इस हुकूमत की मुद्दत तो अगले बरस अगस्त में मुकम्मल होनी है एजाजुल हक साहब। तो अभी आपको ये देखिए, जो प्रोसेस है ये भी बड़ा लेंथी प्रोसेस है। जो अर्ली इलेक्शंस वाली डिमांड है वो तो फिर मीट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो सेफ एग्जिट ही है, ये सेफ पैसेज है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को मिल सकता है। देखिए, सेफ एग्जिट की भी चलें, ये भी आप कह सकते हैं। मैं इस पे इतराज़ नहीं करूंगा कि जब एक लॉन्ग मार्च हो रहा है और एक हदफ है उनका और बार बार ये बात की जा रही है, तो अगर कोई अक्लमंद लोग हो जो कि समझ बूझ रखते हो, उनको चाहिए कि चलें इसका कोई रास्ता निकालें इसमें क्या हटदर्मी की क्या बात है। आप देखें ना कि इससे नुकसान कितना हो रहा है। पहले तो ये देखें आप कि हर चीज़ स्टैंड स्टिल पे है, कंटिन्यूटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी इंटरनेशनली साख को नुकसान हो रहा है, आपकी मईशत तबाही की तरफ जा रही है, आप डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हुए हैं। हालांकि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि डिफॉल्ट का कोई वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ और अब भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो फिर ये पेमेंट्स कैसे करेंगे, जरा मुझे समझा देना जरा। 21 बिलियन डॉलर की जो पेमेंट्स आ रही है किस तरह की जाएंगी जब आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, आपका मतलब दीगर मामला जो है वो तय नहीं हो रहे, आपकी मईशत जो है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल। तो एजाजुल हक साहब, अगर वाकई ये सैनिटी प्रिवेल कर रही है और इमरान खान साहब भी कन्विंस हो गए हैं कि नहीं ये मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए, तो ये जो 26 नवंबर को रावलपिंडी आ रहे हैं, ये रावलपिंडी आके क्या करेंगे? उससे पहले मामलात अगर तय हो गए तो अच्छी बात नहीं है। रावलपिंडी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको लग रहा है कि जो 26 की उन्होंने कॉल दी हुई है रावलपिंडी आने की, वो कॉल वापस भी ली जा सकती है? मतलब अगर मामला तय हो जाएंगे तो फिर कॉल वापस भी ली जा सकती है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। मामला तो ये है कि जो डिमांड है, अगर डिमांड पूरी हो जाए तो फिर क्या जरूरत है इतनी मशक्कत करने की। देखिए, 26 नवंबर से पहले जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा वो तो अपॉइंटमेंट का ही होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब के आने से पहले अपॉइंटमेंट तो हो चुकी हुई होगी। इसके अलावा क्या होगा? देखें, खान साहब ने बता दिया कि इस अपॉइंटमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो आइन के मुताबिक उनका कोई ताल्लुक है, ना उनकी कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं। जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बन जाएगा। इसमें कोई मतलब वो आर नहीं है कि वो आ रहे हैं यहाँ पर कि किसी को वो आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं या किसी के खिलाफ वो करना चाहते हैं। जब भी अपॉइंटमेंट का वक्त आएगा अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। राना सनाउल्लाह साहब को पता होना चाहिए कि पिछली 5 मरतबा जब मतलब उन्होंने मामलात किए थे तो क्या वो स्मूथली चल सके थे कि नहीं चल तो सके। जाते जाते फिर एजाजुल हक साहब ये भी बता दीजिए ना कि ये जो FIR वाला मामला और उसके ऊपर तरह तरह की कॉनोटेशंस, उसमें भी पता नहीं क्या क्या कहा, मैं वो लेना नाम मुनासिब नहीं है दोबारा। इससे भी पीछे हट जाएंगे इमरान खान साहब? देखिए, मैं इस पे अपनी राय तो नहीं दे सकता। मैं कि उनको मैं कहूँ कि आप ऐसा करें या ऐसा ना करें, लेकिन बगैर सबूत के मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एलिगेशंस लगाना मतलब फ्रॉम मफरूजात पे या किसी के कहने पे वो भी सही बात नहीं है जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। अब देखें ना, यहाँ पे जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस क्या क्या बातें उसके अंदर सामने आई हैं। अब उसकी तय तक भी जाना चाहिए कि ये कौन शख्सियत थी, क्या उसने बात की है शरीफ साहब के बारे में और इमरान खान साहब के हमले के बारे में। तो ये चीज़ें अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता तय हो रही हैं, तय होंगी।
इसमें मेरे ख्याल में लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। अच्छा एजाजुल हक साहब, लास्टली ये सब कुछ जब तय हो जाएगा, ये शुरू से लेके फ्रॉम डे वन टिल नाउ, ये आउस्टर के बाद से लेके अब तक जितने बयानिए बनाए गए, ये सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, तो फिर वो जो हकीकी आज़ादी मार्च और जहाद और फिर जो साथ है वो मुसलमान मोमिन है, जो दूसरी तरफ है वो मुशरिकीन में से है, ये जहाद ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद, यानी ये मामला ख़त्म? जहाद कोई तलवार के साथ तो नहीं लड़ रहे थे या बंदूक के साथ। जहाद तो एक जद्दोजहद का नाम है जो हमेशा जारी रहती है। हर शख्स की अपने नफ्स के साथ आप जहाद कर रहे हो। लेकिन ये जहाद लैंड करता हुआ नजर आ रहा है ना बड़ी जल्दी। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि कोई रास्ता बहुत जल्दी निकलेगा, आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी चंद दिनों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सियासतदान है, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझती जा रही है। ये क्या मामला है और उसके अंदर अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की गुत्थी हर गुजरते दिन के साथ सुलझने की बजाय मजीद उलझती जा रही है। एक मारूफ सहाफ़ी के बैरून मुल्क बहीमाना कत्ल की पूरी जोशो खरोश से तहकीकात की बजाय इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। आए रोज इस कत्ल से मुताल्लिक कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोलकर अरशद शरीफ के लवाहिकीन के सब्र और गम का इम्तहान लिया जा रहा है। अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर हमले से मुताल्लिक बरतानिया में मौजूद एक शख्स ने इल्जामात लगाकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तस्नीम हैदर नामी शख्स के इल्जामात से और उनकी सच्चाई से मुताल्लिक बात करने से पहले अरशद शरीफ के केस से मुताल्लिक एक नई डेवलपमेंट से मुताल्लिक आपको आगाह करते हैं। अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज फैसल वोडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हकाइक जानने के लिए तलब किया था। साथ में कमेटी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद को तलब किया। मुराद सईद तो आज कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन फैसल वोडा कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने कमेटी को हकाइक से मुताल्लिक आगाह किया। फैसल वोडा ने पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बार फिर ये दोहराया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश बैरून मुल्क नहीं पाकिस्तान बनाई गई। अरशद शरीफ का साजिशी कत्ल हुआ और करीब से गोली मारी गई। साबिक वजीर का कहना था कि अरशद शरीफ का फोन और आईपैड नहीं मिला। जो कत्ल में मुलव्विस है वो ताकतवर, प्लानर और समझदार है। मुजरिमान को पकड़ना चाहिए जो पाकिस्तान से बासानी निकल जाते हैं। हमें गोली चलाने वाले नहीं बल्कि चलवाने वाले तक पहुंचना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मर्डर केस है। एक हमारा दोस्त भाई अरशद शरीफ प्लान साजिश के तहत मर्डर हुआ है। पाकिस्तान सो रहा था। 4 बातें मैंने उसमें कही थी। साजिशी कत्ल है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। क्लोज रेंज से मारा गया है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो क्लोज रेंज से ही उसकी शहादत हुई है। नंबर 3 ये कि उसका आईपैड और उसका फ़ोन नहीं मिला। मैंने उसको कहा था नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। साजिशी अनासिर और इस कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से। अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर गुज़श्ता रोज खुद को मुस्लिम लीग नून का मुबैना तर्जुमान जाहिर करने वाले तस्नीम हैदर नामी शख्स ने इल्जामात की बौछार करके इस कत्ल की तफ्तीश को मजीद उलझाने की कोशिश की है। तस्नीम हैदर शाह ने दावा किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमला और सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में हुई। साथ में तस्नीम हैदर का कहना था कि इस प्लानिंग के लिए उनके नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें हुई। पहली मीटिंग 8 जुलाई, दूसरी 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। ये तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को मिली। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? अभी बता सकते हो जी? वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। तस्नीम हैदर शाह के इल्जामात इंतहाई सतही किस्म के और बेबुनियाद महसूस होते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसे वक्त में ये इल्जाम लगाए हैं जब ये दोनों वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। तस्नीम हैदर के इल्जामात ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। यहाँ सवाल यह है कि वो नवाज शरीफ जो अपने तमाम कार्ड सीने से लगाए रखते हैं, वो इतना अहम मंसूबा बनाते वक्त एक तर्जुमान को इस मंसूबे में कैसे शामिल कर सकते हैं। नवाज शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नून जो अभी 2 से 4 रोज बाद होने वाली अहम तैनाती से मुतालिक बात करने को तैयार नहीं है, वो ऐसे खुलेआम कैसे एक पूरी साजिश तस्नीम हैदर के सामने तैयार कर सकती है। और यह सवाल ये भी है कि तस्नीम हैदर को अगर इस प्लान में शामिल करना ही था तो सबसे पहले इसे कानून की गिरफ्त में होना चाहिए, क्योंकि उसने साजिश रोकने के लिए वाक़े से कबल बरतानिया में मौजूद इदारों या पाकिस्तानी इदारों से रब्ता क्यों नहीं किया। वाक़यात के बाद ज़मीर जागने का मामला और इस वक्त जब इन वाक़यात पर पाकिस्तान में साजिशी थ्योरियाँ उरूज पर है
बयानबाजी करना भी मसले को मजीद गंभीर बनाता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। तस्नीम हैदर नामी शख्स का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़, मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर ज़ुबैर गुल ने अपने अपने अलहदा बयानात में कहा है कि तस्नीम हैदर नामी शख्स ना तो मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान है और ना ही वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी एक अपने ट्विटर हैंडल से ये स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें इन तमाम तर कयासराइयों और अफवाहों की सख्ती से तरदीद की गई है। और मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इस तरह का कोई भी शख्स मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने तस्नीम हैदर से मुतालिक एक और इंकशाफ किया कि तस्वीर में नजर आने वाला शख्स मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान नहीं, PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। मरियम औरंगज़ेब की बातों की सदाकत सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ तस्वीर से भी होती है। इन तस्वीर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की इंतखाबी मुहिम्मात का हिस्सा नजर आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि खुद को मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान कहने वाला कैसे किसी और पार्टी की इंतखाबी कैंपेन्स का हिस्सा हो सकता है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जुल्फी बुखारी के साथ एक तकरीब में मौजूद है। एक और तस्वीर में तस्नीम हैदर की जो मौजूद है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का भरपूर शुक्रिया अदा किया जा रहा है। एक और तस्वीर है जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के तशहीरी बैनर में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर में तस्नीम हैदर को साबिक स्पीकर असद कैसर के साथ राजो न्याज करते भी देखा जा सकता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इस शख्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो भी इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी की जानिब से तस्नीम हैदर के साथ तस्वीर पर रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना था कि जिस शख्स को मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है उसको जानता तक नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि जिस तकरीब की तस्वीर फैलाई जा रही हैं इसमें 1500 से ज़ायद लोग मौजूद थे। इस शख्स से पहली और आखिरी मुलाकात इस तकरीब में हुई थी। दूसरी जानिब तस्नीम हैदर से मुतालिक एक और इंकशाफ भी सामने आया है कि वो खुद एक कत्ल केस में मुलजिम है और मफरूर है। दस्तावेज़ के मुताबिक मुलजिम 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस की तफ्तीश का मुलजिम है। कत्ल केस वाक़े में तकरीबन 17 अफराद जाबाहक हुए थे और ज़राए का कहना है कि तस्नीम हैदर और इसके ख़ानदान का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तस्नीम हैदर का एक भाई वकार अली उर्फ बल्ले शाह 2004 में कत्ल हुआ था, जिसके बाद हैदर पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चला गया था। और तस्नीम हैदर के वालिद का नाम इकराम शाह है, वो हेड मास्टर थे और उन्हें भी कत्ल किया जा चुका है। अब एक बड़ा सीधा साधा केस है जिसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की जो बयानात देने वाले हैं, स्टेटमेंट सामने लाने वाले हैं, दिस पॉइंट इन टाइम यकीनन कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन इनको फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश ज़रूर कर लेना चाहिए कि इनको अंदाज़ा था, इसका पता था, तो उस वक्त इन्होंने बात क्यों नहीं की। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कतर में फीफा वर्ल्ड कप की जो रंगारंग और रानाइयों से भरपूर इफ्तिताह है, भी हुई है, इसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कतर में इफ्तिताही तकरीब के साथ अरब दुनिया में मुनक्किद होने वाले पहले फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है, जहां दुनिया भर से फुटबॉल शायकीन मौजूद हैं। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में मेजबान मुल्क कतर और एक्वाडोर के दरमियान अल्बैट स्टेडियम में मुकाबला हुआ। इस मैच में एक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हरा दिया। इस तरह अब तक होने वाले फुटबॉल के आलमी मुकाबले में कतर वो पहला मुल्क बन गया है जो मेजबान होकर भी अपना पहला मैच हार गया है। पहली बार एक इस्लामी मुल्क में मुनक्किद होने वाला यह पहला टूर्नामेंट है जिसके लिए एक इस्लामी रियासत कतर ने दिल खोल कर पैसा खर्च किया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के मुताबिक रवा साल होने वाले इवेंट में अखराजात के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। मेगा इवेंट का तखमीना $220 अरब से जायद मुतवक्के है। कतर में 64 मैचेस के लिए 6 से 10 अरब डॉलर्स की लागत से 8 शानदार स्टेडियम्स तामीर किए गए हैं। फुटबॉल के आलमी कप में मजमूई तौर पर $1 अरब की रकम का ऐलान किया गया है। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली हर टीम को $2 करोड़ 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को $3 करोड़ 20 लाख और फातह टीम $4 करोड़ 50 लाख इनाम में हासिल कर सकेगी। अखराजात अपनी जगह, लेकिन इस इवेंट से भारी आमदनी भी मुतवक्के है, क्योंकि आलमी कप के आगाज से कबल ही फीफा की जानिब से अपने तमाम 200 मेंबरान को मुतला कर दिया गया है कि इस टूर्नामेंट से उन्हें $7.5 बिलियन की आमदनी होगी। 2018 में रूस में खेले गए वर्ल्ड कप के साबिक कमर्शियल दौरानिये से यह रकम $1 बिलियन जायद है। इसके अलावा अब तक इस इवेंट के 30 लाख से जायद टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं, जबकि 2018 में रूस में होने वाले वर्ल्ड कप के आगाज तक 24 लाख टिकट्स फरोख्त हुए थे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए और किसी भी गैर अखलाकी अमल पर सख्ती से निपटने का प्लान बनाया गया है। मैचेस के दौरान स्टेडियम में शराब की फरोख्त और शायकीन के मुख्तसर लिबास पहनने पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या जेल होगी, जबकि स्टेडियम में गंदगी पर 400 से 2000 यूरोस तक जुर्माना होगा। इंतजामिया ने शायकीन की निगरानी के लिए 15,000 जदीद खुफिया कैमरे नस्ब किए हैं और कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अब आते हैं इफ्तिताही तकरीब और इसमें रूनुमा होने वाले कुछ हैरत अंगेज लम्हात की जानिब।
गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में कुरानी आयात की तिलावत समेत ऐसे कई मौक़े आए जहां इस्लामी अक़दार की अक्कासी की गई। इफ्तिताही दिन स्टेडियम में तकरीबन 60,000 तमाशाई मौजूद थे। स्टेडियम में मौजूद अरब ममालिक के सरबराहान और शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली आला शख्सियात, वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे, जो फीफा ओहदेदारान और कतरी शाही खानदान के साथ साथ नजर आए। पहला मौका था जब आलमी दुनिया फीफा और अरब ममालिक के इत्तेहाद की शाहिद बनी, जब तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान भी शिरकत करने के लिए नुमाया आलमी सरबराहान में शामिल हुए। वर्ल्ड कप के आगाज़ में एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के जरिए कतर ने अपनी रिवायात की अक्कासी के साथ इस्लामी तालीमात का प्रचार भी किया। इफ्तिताही तकरीब में तिलावत ने समा बांध दिया था। ये पहला आलमी कप बन गया है जिसका आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से हुआ है। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज लम्हा उस वक्त सामने आया जब वर्ल्ड कप की तकरीब में अपनी पूरी आबोताब से जब जारी थी, लेकिन यकायक मेज़बान ने ऐलान किया कि तकरीब को नमाज के लिए रोका जा रहा है। मेज़बान ने तकरीब का लुत्फ उठाते हज़ारों अफराद से यह भी कहा कि नमाज के लिए मुख्तसर वक्फे के बाद प्रोग्राम में मजीद दिलचस्प चीज़ें पेश की जाएंगी। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाते हुए कतरी हुक्काम ने जहां शायकीन को इस्लाम की दावत देने की भरपूर तैयारियां कर रखी हैं, वहीं अरब कल्चर को भी प्रमोट करने का खूब एहतमाम किया गया है। एयरपोर्ट्स, होटल्स, शाहराहों और स्टेडियम्स के कुर्ब जवार में ऐसे बोर्ड नस्ब किए गए हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर लेकिन जामे तरीन अहादीस मुबारका से मुज़य्यन है। मेगा इवेंट में दावत दीन के लिए 2000 से ज़ायद आलम दीन उनको मदूक कर रखा गया है। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर्स डॉक्टर जाकिर नाइक भी कतर पहुंच गए हैं। वर्ल्ड कप देखने के लिए आने वाले लाखों तमाशाइयों में उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद भी दोहा में मौजूद होगी, जहां वो डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स भी सुन सकेंगे। कतर की जानिब से शायकीन को मुस्लिम सकाफत और कल्चर का ख्याल रखने की हिदायत की गई है। हम जिन्स परस्तों को खुली वार्निंग दी गई है कि वो अपना परचम लहराने समेत ऐसी किसी भी हरकत के मर्तकब हुए तो उनसे कतरी कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान गैर मुल्की मुलाजमीन के हुकूक और सहूलियात के हवाले से कतर पर सख्त तनकीद की जाती रही है, जिसका जवाब फीफा के सदर यानी इन्फांटिनो ने वो आगाज से ठीक एक रोज़ कबल अपनी तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसमें न सिर्फ उन्होंने इसे मगरिब की मुनाफिकत करार दे दिया बल्कि ये भी कहा कि कतर में गैर मुल्की मजदूरों के मामले पर तवज्जो की बजाय जो कुछ यूरोपीय अक़वाम अपनी गुज़श्ता तारीख में करती रही हैं उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कतर में होने वाले फुटबॉल मुकाबलों के दौरान फ़लस्तीन के साथ भी भरपूर इजहार यकजहती किया जा रहा है। शायकीन फ़लस्तीनी परचम लहराकर काबिज़ इसराइल के खिलाफ अपने रद्दमल का इजहार कर रहे हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक सहाफ़ी को शायकीन से बात करते हुए उस वक्त सख्त शर्मिंदगी उठाना पड़ी जब उसने अपना तारुफ बतौर इसराइली करवाया। सवाल जवाब के आगाज़ पर सहाफ़ी ने एक नौजवान से पहले अहवाल पूछा, फिर सवाल किया कि क्या आप लबनान से हैं। नौजवान के मस्बत में जवाब देने पर सहाफ़ी ने अपना तारुफ बतौर इसराइली कराया, जिस पर शायकीन वापस पलट गए और सहाफ़ी से मज़ीद गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी की जानिब से दोबारा बात करने पर नौजवान ने उसे अपनी इस्लाह करने को कहा कि वो इसराइल नहीं बल्कि फ़लस्तीन से है। इस मौके पर मौजूद नौजवानों ने बार बार वो इसराइली नहीं फ़लस्तीनी। इस वाक़े के अलावा भी कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम लहराने के साथ फ़लस्तीन के हक़ में नगमे भी गा रहे हैं। समाजी राब्तों की साइट्स पर ऐसे वाक़यात की वीडियोस तेज़ी से वायरल हो रही हैं जिसमें सारिफीन फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारहियत पर अपने रद्दमल का इजहार कर रहे हैं। यूं तो मेज़बान कतर अपने पहला मैच हार कर एक नया रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ टीमें और खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में नए रिकॉर्ड्स कायम कर सकते हैं। लियोन मेसी इस वर्ल्ड कप में 2 नए रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। उन्होंने अब तक माजी के आलमी इवेंट्स में 19 मुकाबलों में शिरकत की है। अभी वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा 25 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड जर्मनी के लेथर मैथ्यूज के पास है। अगर अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचता है तो लियोन मेसी तमाम मैचेस का हिस्सा बनते हैं, वो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त तारीख के उन 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो 4 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स में गोल कर चुके हैं। रोनाल्डो के अलावा जर्मनी के दीगर प्लेयर्स भी ऐसा कर चुके हैं। अगर क्रिस्टियानो सीलर रोनाल्डो कतर में किसी भी मैच में गोल करने में कामयाब होते हैं तो वो 5 वर्ल्ड कप्स में गोल स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। नेमार ने इस वक्त ब्राज़ील के लिए खेलते हुए 75 गोल स्कोर किए हैं और उन्हें पहले का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मजीद 3 गोल्स करने की ज़रूरत है, जिसके बाद वो ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अर्जेंटीना के पास सबसे ज़्यादा मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने का मौका भी मौजूद है और वो नाकाबिले शिकस्त रहकर एक रिकॉर्ड बना सकता है। इस वक्त वर्ल्ड कप्स में सबसे ज़्यादा 16 गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी जर्मनी के नाम है। इस रिकॉर्ड के करीब इस वक्त जर्मनी के थॉमस मिलर हैं जो अब तक 10 गोल्स स्कोर कर चुके हैं। अगर वो कतर में मजीद 7 गोल्स कर लेते हैं तो ये रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। इटली और इंग्लैंड के पास इस वक्त वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 21 मैचेस बराबर करने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में इटली की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी तो इंग्लैंड अगर एक मैच भी ड्रॉ कर ले तो इंग्लिश टीम
इस रिकॉर्ड की तन्हा मालिक बन सकती है। यानी इस वर्ल्ड कप का आगाज़ जितनी साथ हुआ है, ये जो आगे बढ़ेगा इसके अंदर मजीद मुख्तलिफ और मुनफरिद चीज़ें भी देखने को मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।